बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको इसी तरह गाइड करने के लिए ये एडवाइसेस मेडिकल डालती रहूँगी। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स इसी तरह मुझे हर दफ़ा लिख के भेजा करें, उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट होती है और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको करती रहूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी मोटिवेशन होती है आपके कमेंट्स अगर मैं पढूं और वो एनकरेजिंग हो। तो आज के लिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है कि मैं इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के बारे में बात कर लूँ। इसलिए मैंने इसको मुंतखब किया कि पहले मैं दो जो इसके बड़े बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं उसके ऊपर मैं अलग अलग आपसे बात कर चुकी हूँ। पहला था हाइपरटेंशन और दूसरा था डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। ठीक है, तो उस वक्त भी मैंने जब ये दोनों टॉपिक डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डिजीज़ हैं ना, यानी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ये एक दूसरे से ना जुड़ी हुई हैं। एक हुई तो दूसरी का ख़तरा, दूसरी हुई तो तीसरी का ख़तरा, ये होता है इसमें। ठीक है, तो मुझे ये मुनासिब लग रहा था कि मैं यही रिस्क फैक्टर्स आपको जो हैं हार्ट डिज़ीज़ के वो मैं बताऊं। अच्छा, हार्ट डिज़ीज़ बहुत तरह की होती है, वेल्व की ख़राबी या मसल्स की अपनी कोई डिज़ीज़ हो जाए तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ का पहले मैं मतलब बता दूं, ये है कि जो हमारे हार्ट को शरियानें सप्लाई कर रही हैं उनका नाम है कोरोनरी आर्टरीज़। ठीक है, वो पूरे हमारे दिल को सप्लाई कर रही हैं। वो कोरोनरी आर्टरीज़ अगर उनमें कोई रुकावट होने लगे खून के बहाव में तो कुछ देर के लिए मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, यानी हार्ट के मसल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। उसकी वजह से एक ट्रांजिएंट पेन होता है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम कहते हैं एंजाइना। तो अगर रुकावट टेम्पररी हो, यानी और थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद सही हो जाए, या कंस्ट्रिक्शन हुई और फिर डायलेट हो जाए, तो वो दर्द फिर ख़त्म हो जाता है अगर आप आराम करते हैं या दवा खा लेते हैं। एग्जर्शन में दर्द हुआ, फिर दवा आपने रेस्ट किया या लेट गए तो दवा मतलब ये कि दर्द सही हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एंजाइना। यानी कि शरियान बिल्कुल बंद नहीं हो गई है, यानी टेम्परेरी बंद हुई थी फिर खुल गई। लेकिन अगर वो शरियान बिल्कुल ही बंद हो जाए, क्लॉट आके फंस जाए उसमें और फिर आगे ऑक्सीजन जा ही ना सके, और जो हार्ट के मसल्स हैं वो उनमें ऑक्सीजन नहीं आएगी तो वो अपना काम ख़त्म कर देंगे। उसको हम कहते हैं कि डेथ हो जाएगी उन मसल्स की, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फार्क्शन और उर्दू में कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो शरियान बंद हुई और अगर खुल गई तो एंजाइना, और अगर बिल्कुल ही बंद हो गई तो हार्ट अटैक। अब इन दो चीज़ों पे हम बात करें, इनको हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अब मैंने जब आपको डायबिटीज़ टाइप 2 भी बताया था और मैंने आपको हाइपरटेंशन भी बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक अल्लाह मियाँ का बहुत ही हैरत अंगेज़ हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम बनाया अल्लाह मियाँ ने कि उसमें जो हमारी शरियानें हैं, ज़ाहिरी बात है कि हम जब जिंदा हैं तो उसमें खून का बहाव होना चाहिए बिल्कुल अनइंटरप्टेड। ठीक है, अब हमारी बड़ी जो शरियानें हैं फिर वहाँ से उनकी शाखें निकलती हैं, तो उस तरफ ना ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है उसमें टर्बुलेंस पैदा होती है। ऐसी जगहों पे वियर एंड टीयर होती है, हमारी एंडोथीलियल जो लाइनिंग है अंदर शरियानों की जो दीवार है उसमें वियर एंड टीयर होती है। अल्लाह मियाँ का एक निज़ाम है कि वो फिर वियर एंड टीयर सही हो जाती है और स्मूथ रहती है, हमारी अंदर की दीवार जो शरियानों की है वो स्मूथ रहती है, तो खून का भाव सही रहता है। जहाँ पे वो स्मूथनेस थोड़ी सी भी हैम्पर हुई, यानी कि उसमें कोई इरोजन आया या थोड़ी सी टीयर हुई, तो एक जैसे एक निज़ाम है कि उसको खून का बहाव रखेगा वो सही, तो दूसरा निज़ाम ऐसा है कि खून के बहाव को वो कम करेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा अगर ब्लड कहीं पे भी, तो क्लॉट बनने लगेगा। ठीक है, तो एक तो क्लॉट बनने वाली चीज़ होती है हमारे अंदर जिस्म में, और दूसरी उसको तोड़ने वाला एक निज़ाम अल्लाह मियाँ ने बनाया है कि वो ना बने, तो उसको कहते हैं फिब्रिनोलिटिक सिस्टम, यानी कि लाइस कर देता है वो। ये जो दोनों मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, एक तो खून का बहाव जारी रखने के लिए, और अगर कहीं पे जो हमारी बॉडी में ज़ाहिर है बहुत अंदर वियर एंड टीयर हो रहा होता है, छोटे छोटे क्लॉट बन रहे होते हैं हज़ारों, तो उसको उन क्लॉट्स को तोड़ने के लिए अल्लाह मियाँ ने वो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम रखा हुआ है कि छोटे छोटे क्लॉट वो टूट जाएं और जो है खून का बहाव सही रहे।
तो इनका एक इंतहाई ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ बैलेंस है इन दोनों सिस्टम का, जो हमारी ज़िंदगी को कायम किए हुए, ठीक है। अगर इस बैलेंस में कुछ भी ऐसा हो जाए कि कहीं पे ऐसा कोई फैक्टर आ जाए जो खून को क्लॉट करना ज़्यादा शुरू कर दे, जो अभी मैं आपको बताती हूँ, तो क्या होगा कि जो हमारा फिब्रिनोलिटिक सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाएगा, उसकी वजह से वो ओवरवेल्म हो जाएगा। और ऐसे फैक्टर्स हम मुस्तकिल अपनी बॉडी में हम जमा करते रहें अगर, जो रिस्क फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, तो उससे क्लॉट बनने लगेंगे और टूटने वो बंद हो जाएंगे। अब अगर आप देखें, उससे पहले कि मैं आपको वो सारे रिस्क फैक्टर दोबारा बताऊं, अभी आप ये देख लीजिए, अगर कोई हमारी जैसे सबसे बड़ी शरीयान है एओर्टा, एओर्टा में से सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और हमारी बॉडी को सप्लाई कर रही हैं। अब एओर्टा तो एक बहुत मोटी सी एक आर्टरी है ना, उसमें अगर कोई क्लॉट होना शुरू हो जाए उसकी मेन आर्टरी में, तो जाहिर है कि वो तो उसका कैलिबर बहुत बड़ा है। अब वो अगर वो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो तो वो अगर वो क्लॉट या प्लेक हुआ है वहाँ पे, तो वो उस प्रेशर की वजह से टूट जाएगा, टूट सकता है, टूट जाएगा तो वो किसी छोटे सर्कुलेशन में चला जाएगा और वहाँ जाके फंस जाएगा और बंद कर देगा, जैसे हमारी ब्रेन में अल्लाह ना करे फालिज हो जाए, या हार्ट में चला गया, या कहीं और चला गया छोटी वेसल को। और अगर बड़ी वेसल में वो बन रहा है, वो क्लॉट का मैकेनिज्म, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, शुगर भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो फिर ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है, डबल ट्रिपल होते जाते हैं और क्लॉट बनता जाता है। अब ये मतलब ये कि डिकेड्स में होता है, ये ऐसे नहीं कि आज हुआ और बस कल बंद हो गई आर्टरी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेग्स बनते रहते हैं। अगर आप देखें, अगर कोई पाइप है अंदर ल्यूमेन में, उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती रहे तो बिला आखिर पाइप बंद हो जाएगा। जब तक ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें और थोड़ा सा भी फ्लो है तो एंजाइना होता रहेगा, और अगर बिल्कुल बंद हो गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अब मैं फैक्टर्स आपको, रिस्क फैक्टर बता देती हूँ। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लें कि पूरी दुनिया में जो है हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि लाइफ स्टाइल बहुत बदल गए हम लोगों के, ठीक है। लेकिन जहाँ ये हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है हमारे रिस्क फैक्टर्स की वजह से, वहीं पे जो है ये भी वर्थ नोटिंग बात है कि उसकी जो मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी होती है एक डिज़ीज़ की, वो एक तरफ से कम भी हुई है। अगर हम पिछले 20-30 सालों में देखें तो जैसे पहले इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से डेथ्स होती थी, अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कम भी हुई हैं एंजाइना और हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशंस। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ने पता कर लिया कि ये फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको अगर हम मॉडिफाई कर लें, कम कर लें, अपने अंदर हम वो चेंजेस ले आएँ और रिस्क फैक्टर से बचें, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस या वो होंगी नहीं। अगर हमें कोई रिस्क फैक्टर है और हमें अभी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ नहीं हुई है, तो अगर हम प्रिवेंशन करेंगे तो उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी का मतलब ये होता है अभी आपको डिजीज़ नहीं हुई, उससे आपने बचने के लिए सारी कोशिशें करनी है। अगर एक दफ़ा डिजीज़ हो गई है फिर आपने प्रिवेंशन करनी है, तो उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी होती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो अब हम रिस्क फैक्टर की तरफ आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो हम उसको दो में डिवाइड कर लेंगे, एक अनमॉडिफाइबल यानी कि आप उसको मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, दूसरा मॉडिफाइबल जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अनमॉडिफाइबल में सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिक, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर है, पेरेंट्स में किसी को था, ग्रैंड पेरेंट्स में हार्ट डिजीज़ थी, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ऑटोमेटिकली उसका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। आम पॉपुलेशन के जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा ख़तरा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो उनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। दूसरे, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ज़ाहिर है, जो फैमिली हिस्ट्री है वो तो है आपकी। नंबर 2, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी अंजाइना और हार्ट अटैक के लिए मेल जेंडर यानी कि मर्द और एज 50 से ऊपर, 50 साल से ऊपर के जो मर्द हैं उनमें ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों को ये डिज़ीज़ नहीं होती। अब ये मैं आपको बता दूं कि अगर औरतों में मीनोपॉज से पहले अगर औरतों की उम्र है, मीनोपॉज नहीं हुआ है उनको, यानी कि माहवारी बंद नहीं हुई है, तो उस वक्त बहुत लो चांसेस हैं कि ऐसी कोई
इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो, ठीक है, बहुत कम, ना होने के बराबर। लेकिन जब औरतों को मीनोपॉज हो जाता है, माहवारी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद उस उम्र में जो औरतों को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का ख़तरा है वो उतना ही हो जाता है जितना मर्दों को है 50 से ऊपर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में शायद यह है कि आदमियों को ही होते हैं हार्ट अटैक और एंजाइना, औरतों को नहीं होता। यानी कि मैं तो हैरान हूँ कि हमारी जो बुक है मेडिसिन की, हैरिसन, उसमें मैं पढ़ के हैरान हुई थी, आप यकीन करें उसमें लिखा हुआ है कि वेस्ट यानी कि अमेरिका की वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भी औरतों को बहुत देर में डायग्नोज होती है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, यानी कि टालते ही रहते हैं, डायग्नोज ही नहीं कर पाते, और बिल्कुल लास्ट स्टेज में जबकि कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है तो मॉर्बिडिटी भी ज़ाहिर है बढ़ जाएगी आप अगर उसको रिवास्कुलराइज करेंगे। तो इतना सीरियस शायद नहीं लिया जाता कि औरतों में भी ये हो सकता है मीनोपॉज के बाद, क्योंकि मीनोपॉज से पहले जो एस्ट्रोजन औरतों में बनता है हमारे अंदर, वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को एस्ट्रोजन बढ़ाता है जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसलिए जब वो एस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है मीनोपॉज के बाद, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़राब वाला बढ़ने लगता है, तो हार्ट अटैक और एंजाइना का खतरा उतना ही हो जाता है जितना आदमियों को है। अब अगर चेस्ट पेन आदमियों को हो रहा है तो भागे भागे तब्बा चले जाएंगे, बेगम को हो रहा है तो कहेंगे कि बस गैस हो रही होगी, अब चलो ऐसे ये खा लो वो खा लो, इनो पी लो। तो भाई उस वक्त आपको खुद भी फिक्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि इसको इग्नोर ना करें। वहाँ वेस्ट में भी ये होता है कि वो डायग्नोज ही नहीं करते इस चक्कर में, कमाल है ना, बताएं। अच्छा, एक ये कहीं और ही ये गुफ्तगू अगर रुख ना फिर जाए तो मैं वापस उसमें आती हूँ, और मैं जब वुमेन हेल्थ की बात करूँगी इंशाल्लाह ताला किसी अपने फ्यूचर के टॉपिक में, और मैन की हेल्थ की भी अलग मैं बात करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रिस्क फैक्टर। तीसरा यानी फैमिली हिस्ट्री हो गई, एज अबव 50, और मेल जेंडर या फीमेल जेंडर आफ्टर द एज ऑफ मीनोपॉज। ये तो अनमॉडिफाइबल हो गया ना। अब जो मॉडिफाइबल हैं उसमें क्या है, नंबर 1 सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि जो बैठे हुए हैं हम कुछ नहीं कर रहे, हिलना हमने है ही नहीं, सारे काम रिमोट से हो रहे हैं, कुछ हम लोग हिलते नहीं हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं रहे। अच्छा, मेरे पास फीमेल पेशेंट्स आती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आप लोग वॉक कर रहे हैं, या आदमी आते हैं एग्जीक्यूटिव हैं, वो हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी उनका प्रोफेशन है ऐसा कि जो सेडेंट्री है, बिल्कुल बैठे रहने का है, तो उनसे मैं पूछूं तो जवाब क्या मिलते हैं? हजरात तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब वक्त ही नहीं है, बिल्कुल, यानी कि ऑब्लिवियसली वो ये कहते हैं कि वक्त नहीं है, और मतलब उनके अंदाज से ऐसा लगता है कि ना वक्त होगा कभी और ना हम कभी कर पाएंगे, यानी कि बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। अरे भाई, अगर वक्त आपके पास नहीं है तो ये वक्त तो आपको अपने लिए खुद निकालना है ना, मैं तो नहीं निकाल के दे सकती आपको वक्त, या मुझे अगर वक्त निकालना है तो मैं खुद ही निकालूंगी। तो आप ऐसा अपना जिंदगी का तरीका अपनाएं जिसमें आप वक्त निकाल सकें, भाई अपने लिए आपने निकालना है। और मैंने आपको बताया था आधा घंटा 5 दिन हफ्ते में अगर आप 30 मिनट वॉक कर लेंगे, 150 मिनट्स आपके पूरे हो जाएंगे। जो डायबिटिक एसोसिएशन, हार्ट एसोसिएशन, WHO सब यही कहता है 150 मिनट्स पर वीक आप चल लें। अच्छा, औरतों से अगर मैं पूछती हूँ जो पेशेंट हैं, तो औरतें कहती हैं डॉक्टर साहब हम तो इतना काम करते हैं, हम तो इतना चलते हैं घर में, तो हमारी तो बहुत वॉक हो जाती है। अच्छा, मैं भी भाई जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं जो चलना शुरू करती हूँ, दिन रात मैं चलती रहती हूँ, एक सेकंड नहीं मैं बैठती। जाहिर है हम सब औरतों के साथ यही घर में, कभी घंटी बजे, कभी कुछ है, इधर से उधर इधर से उधर। लेकिन वो चलना तो स्ट्रेसफुल चलना है ना, आप स्ट्रेस में हैं, आप काम कर रहे हैं, वो थोड़ी कोई वॉक हुई आपकी। टेंशन फ्री वॉक करें, आप इंजॉय करें अपना, देखें कि कुछ देर आप कोई अपने बारे में सोचें, अच्छी बातें। उस वक्त कोई हम जो काम करते हुए चल रहे होते हैं उसमें हमारी क्या हालत होती है, तो वो वॉक बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आपको सुबह टाइम निकालें, नमाज पढ़ने सब उठते हैं, हजरात मस्जिद जाते हैं, तो 30 मिनट वॉक करके वापस आएँ। ख़वातीन जो हैं इससे पेशतर के बच्चे उठे, मेरे ख्याल में वॉक कंप्लीट कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये सुनती हूँ कि भाई कहाँ वॉक करें, जगह नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते, हालात अच्छे नहीं हैं,
और फिर कुत्ते भी बहुत होते हैं, मेरे भी मोहल्ले में हो गए, मैं नहीं जाती अब बाहर, लेकिन ये कि मैं अंदर ही वॉक करती हूँ। तो आप भी अंदर, भाई कोई तो जगह होगी, कोई बरामदा होगा, कुछ होगा, छत होगी, अब ये आपका काम है कि उसको आप ना फाइंड आउट करें, ठीक है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। दूसरे क्या है, ओबेसिटी, जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि पेट का निकलना, ठीक है। पेट अगर निकल रहा है, फिक्र कर लें, वो खतरे की घंटी है इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए। औरतें हो या मर्द हो, पेट अंदर होना चाहिए। अब जो है, अगर आपने खाना कम कर दिया या जो भी आपने डाइट की वो ली, तो अब उससे आप इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि वो पेट बस एक दो दिन में अंदर चला जाएगा। अरे भाई, इतने दिन में तो बाहर आया था, तो अंदर जाने के लिए एक अरसा दरकार है, और वो सिर्फ खाने पीने की उससे तो हो गई अंदर, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी कि एब्डोमिनल क्रंचेस आपको करने होंगे। अब दुनिया जहान की चीज़ें तो हम गूगल कर लेते हैं, अब ये भी गूगल कर लें कि भाई कैसे पेट कम किया जाए, हज़ारों एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो करें। तीसरे क्या है, मैंने आपको बताया था इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब अगर वेट ज़्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने आपको डायबिटीज़ में बताया था कि इंसुलिन है, निकल भी रही है, लेकिन वो शुगर को अंदर लेके जा नहीं रही है, इसलिए कि टिश्यू रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो काम ही नहीं करने दे रहे, शुगर वैसी की वैसी पड़ी हुई है बाहर। तो आप वेट कम कर लेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरे क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब ये जो मैंने बताया था ना कि जो सारे खून जमाने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसमें एक हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि खून में शुगर की ज़्यादती उसको ज़्यादा कर देती है, यानी खून एक दफ़ा बस वहाँ पे प्लेग बनने लगे तो वो और ज़्यादा वहाँ पे डिपोजिशन शुरू हो जाती है। और दूसरे हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, यानी कि कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ट्राइग्लिसराइड हाई होना, ये सब चीज़ें। और कोलेस्ट्रॉल में होता है एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं HDL, वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो LDL है, वो उसको जमाता है, प्लेग्स बनाता है, वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अगर है तो हम सही कर सकते हैं ना, दवा से, ग़िज़ा से, वॉक से, तो हम क्यों ना करें भाई। अच्छा, फिर है हाइपरटेंशन। अब मैंने आपको बताया था वियर एंड टीयर हो रहा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो वो और भी ज़्यादा वो इरोजन होगी, और इस प्रेशर की वजह से क्लॉट बनने का ख़तरा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हम आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो पहले भी मैंने आपको कहा था हजरात में, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, वो जो उसका स्मोक है, निकोटीन है, वो सारी चीज़ें भी इस चीज़ को बढ़ाती हैं कि ब्लड जो है वो क्लॉट ही होने लगे। तो वो बहुत ख़तरनाक है। एम्प्यूटेशन मैंने बताया था कि वो इस तरह कर देती है कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हो जाए, ठीक है। अगर कॉर्नरी नहीं बंद हो रही तो पैरों में भी तो बंद हो सकती है उसी तरह। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, मेरे ख्याल में मैंने सारे पूरे कर लिए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब डॉक्टर कहते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल सही करने, अब हमें तो कुछ नहीं हो रहा ना, हमारा अगर हम कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ जाएगा ना, हमें तकलीफ तो कोई नहीं हो रही, तो इसलिए पेशेंट जो है ना वो फिर दवा लेने से हिचकिचाते भी हैं। दूसरे, ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं हो रहा, इसलिए भाई हमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो छोड़ भी देते हैं। तो ये बहुत गलत है। देखें, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इसलिए बताई हैं कि आप उनकी फ़िक्र करें। अच्छा, दूसरे ना, जैसे डॉक्टर कहता है या मैं कहती हूँ कि भाई आप वॉक करें, तो भाई टाइम नहीं है। अब वॉक के मैं फ़ायदे आपको पहले भी मैंने बताए थे, अब भी मैं एक ऐसा फ़ायदा बताती हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। देखें, जब हम बैठे रहते हैं ना, जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे मसल्स इतना काम नहीं कर रहे, रेस्ट पे हैं, तो हमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो हमें कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारी जो छोटी छोटी वेसल्स हैं ना, जो हमारे ऑर्गन्स या मसल्स में जा रही हैं, तो वो ही काफ़ी है उनको ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए, वो हिलजुल तो रह नहीं है हम। अगर हम थोड़ा काम करेंगे तो हमारे टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो फिर बंद हो जाती हैं, छोटी छोटी जो हैं वो डोरमेंट पड़ी रहती हैं। तो अगर हम हिलें जुलेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जो डोरमेंट पड़ी हुई है वो भी खुल जाएंगी और ब्लड आएगा। और अगर हम और वॉक करने लगें और एक्सरसाइज करने लगें, तो फिर अल्लाह मियाँ का ऐसा निज़ाम है कि वो नई वेसल्स बना देते हैं, नई शरियानें छोटी छोटी बारीक बारीक बनने लगती हैं कि भाई इसको ज़्यादा अब ज़रूरत है, मसल मास ज़्यादा होने लगता है, तो वेसल्स भी ज़्यादा होने लगती हैं, यानी कि नेचुरल बाईपास। अब देखें, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके कैसे मसल्स इतने बड़े हो जाते हैं भाई, ठीक है।
एक आम आदमी को देखें, बॉडी बिल्डर को, उसके बाइसेप्स इतने मोटे कैसे हो जाते हैं? जाहिर है इतनी वो एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, हैवी वेट उठा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनके मसल्स फिर हाइपरट्रॉफी होने लगती है उनकी। तो उसमें अल्लाह मियाँ फिर उनको और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए नई वेसल्स बनाने लगता है भाई, नेचुरल बाईपास होने लगता है। जो एंजाइना जिनको हो गया है, तो उनको अगर डॉक्टर ने कहा है, तो आपका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में ही आपका काम सही चल रहा है, तो आप वॉक करेंगे, नई वेसल्स बन जाएंगी आपको भाई। देखें ना आप कितनी, आप बच जाएंगे बाईपास ऑपरेशन से। अगर आपको हार्ट डिजीज अभी नहीं हुई है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, लेकिन आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, वर्थ नोटिंग, रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आप मॉडिफाई कर लें। ये अब साबित हो चुका है कोहॉर्ट स्टडीज़ में, ये कोई ऐसी उड़ती हुई बात नहीं है, अफवाह नहीं है ये, कि सब साबित हो चुका है, डेटा से सब साबित हो चुका है कि अगर आप ये कर लें प्राइमरी प्रिवेंशन तो आपको नहीं होगी, और अगर हो गई है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन करेंगे दोबारा ना हो जाए। एक दफ़ा, अब लोग देखें इस खुशफहमी में ना रहे हैं कि एक दफ़ा अगर एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट डल गया, आपको हार्ट अटैक या अल्लाह ना करे एंजाइना था, उसकी आपकी पूरी ट्रीटमेंट होगी, रीवेस्कुलराइजेशन कर दी डॉक्टर ने, सर्जन ने, या बाईपास कर दिया, तो अब इस खुशफहमी में ना रहे हैं कि वो दोबारा नहीं बंद हो सकती। दोबारा भी आप यही सब फैक्टर्स होंगे तो वो दोबारा बंद हो जाएगा। जो आर्टरी वेन पैर में से लेके काट के लगाई थी, क्या वहाँ पे नहीं आएगा वो क्लॉट? वहाँ पे भी बन सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है ध्यान देने की, इग्नोर ना करें, मजाक ना समझें, और दवाइयों का ख्याल रखें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, बाकी कुछ नहीं है आपको, अगर सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है, तो भी हर 3 साल पे डायबिटिक एसोसिएशन कहती है हर 3 साल पे तो अपना फास्टिंग ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, ठीक है? और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है तो भाई वो दवा खाए, डॉक्टर के पास जाए। अगर ज़्यादा है, डॉक्टर डोज ज़्यादा कर देगा, दवा चेंज कर देगा। अगर कम हो गया आपका, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंद कर देंगे, आपको कम डोज कर देगा डॉक्टर, ठीक है? तो ये सारी प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं जो हम आराम से, अच्छा बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हमें तो कुछ नहीं था, हमें क्यों आया हार्ट अटैक? हम आए तो ना हमें ब्लड प्रेशर था, ना हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई था, ना जो है हमें डायबिटीज़ थी, फिर क्यों हुआ हमें? अरे भाई, आप मेल थे, आपकी उम्र 50 से ऊपर थी, आप स्मोकिंग करते थे, आपकी फैमिली हिस्ट्री थी, पक्के पक्के चलें स्मोकिंग भी नहीं करते थे, तो 3 चीज़ें तो आपकी थी ना, 3 तो हाई रिस्क फैक्टर थे आपके। तो फिर एक और चीज़ सुन लें, उस पर तो मैं हैरान होती हूँ कि लोगों की यार सोच कैसी होती है। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हम तो कोलेस्ट्रॉल की दवा भी खा रहे थे, हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक था, हमारी शुगर भी कंट्रोल थी, हमें क्यों हुआ हार्ट अटैक, या हमें हमारे साथ फालिज क्यों हुआ? अरे भाई, माय गॉड, ये कोई 100% थोड़ी होती है हर चीज़। और अल्लाह मियाँ ने जब हमें पैदा किया तो क्या उसने गारंटी दे के भेजा है हमें कि मरना है ही नहीं? अरे भाई, सबने एक ना एक दिन मरना है। जो मतलब एहतियात कर रहे हैं उन्होंने भी मरना है, जो नहीं कर रहे हैं उन्होंने भी मरना है। लेकिन सिर्फ ये होता है कि लाइफ जो है आपकी, बहुत डिसेबिलिटी से बच जाते हैं आप। जितना अरसा हम जिंदा रहेंगे, अल्लाह करे हमारे हाथ पैर चलते रहें। और एक बात मैं ये बता दूं कि हम जब ये पढ़ते हैं, अल्लाह मियाँ ने कहा है कुरान शरीफ में कि गौर करो, गौर। अब जो आम लोग हैं वो तो गौर करेंगे ना, पहाड़ों पे, दरिया पे, बीच कैसे पौधा बन जाता है, क्या हसीन चीज़ें अल्लाह मियाँ ने बनाई हैं। लेकिन हम लोग, जब मैं ये पढ़ती हूँ कि अंदर मेरे ये निज़ाम है कि खून का बहाव, फिब्रिनोलिसिस कैसे बैलेंस है, मैं तो अशश करती हूँ। मैं कहती हूँ क्या बनाया अल्लाह मियाँ ने हमें। लेकिन जैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम है। अगर हम सारा वक्त भी मसल्ले में सिजदे में पड़े रहना तो वो कम होगा। लेकिन उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत उस वक्त है जब हमें सब नेमतें हासिल हैं। लेकिन हम जो है ना, उस वक्त का इंतज़ार करते हैं, अल्लाह ना करे अगर कोई हमें डिसेबिलिटी हो जाए, कोई चीज़ हो जाए। अब मैं सोचती हूँ सुबह उठे और कोई एक उंगली ना हिली, पैर ना हिला, क्या कर सकेंगे हम? ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ कुछ भी कर सकता है। तो जिस वक्त हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, सब कुछ सही है, उस वक्त शुक्र अदा कीजिए और उन चीज़ों को रियलाइज़ कीजिए कि ये रिस्क फैक्टर्स हम कम करके प्रिवेंशन कर सकते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, ठीक है?
तो मेरा समझाने का मकसद ये है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए कि दवाइयों का और ये बाकी रिस्क फैक्टर्स का क्या फ़ायदा है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ आप जो है इसके ऊपर अमल करें तो बहुत सारी हम बीमारियों से फिर महफूज रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।